नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो आप सबके लिए लेकर आ गए हैं बग्गा पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज में एकदम ब्रेकिंग अपडेट के साथ आपके साथ आपका ये होस्ट आ गया है। और आज का जो टॉपिक है वो है महाकुंभ 2025। बिल्कुल सही सुना आपने, महाकुंभ की जो सबसे बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने लेकर आ गया हूँ मैं। तो आज बात करते हैं सबसे पहले महाकुंभ में जो भगदड़ मची है मौनी अमावस्या के दिन, उसकी 29 जनवरी। सबको पता था कि मौनी अमावस्या का दिन है और उस दिन सबसे पवित्र स्नान होता है। और उस पवित्र स्नान को लेकर पूरे देश से करोड़ों करोड़ जनता, हर देश के हर कोने से, ट्रेनों में चढ़ के हो, चाहे वो बैलगाड़ियों में लद के हो, चाहे वो ट्रकों में, बसों में, भर भर के लोग वहाँ पहुँचे। और प्रशासन एवं सरकार उनके आगे बिल्कुल लाचार नजर आई, क्योंकि इतने करोड़ लोगों को संभालना उनके लिए नामुमकिन लग रहा था। लेकिन जब सरकार को पता था कि ऐसी घटना या इतने लोग आने वाले हैं, शाही स्नान होने वाला है, तो उनके इंतज़ाम और भी बेहतर हो सकते थे। मगर वो एक फेलियर साबित हुआ। उसकी जो बड़ी वजह है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और आज उस पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन आपके लिए जो बड़ी खबरें हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई, आपको कब जाना है, कैसे जाना है, कब तक नहीं जाना है, वो सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो बने रहें इस वीडियो के साथ और बने रहें हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है उस भगदड़ के दिन, वो मौतों का आंकड़ा बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि सिर्फ 30 लोगों की जान इन्होंने दिखाई है कि गई है, मगर आंकड़ा इससे बेहद ज़्यादा है। आप खुद सोचिए कि जो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सरकार हो, प्रशासन हो, हर कोई जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से रोज एक आंकड़ा दिखाता है कि आज इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, आज ये आंकड़ा बढ़ के इतने करोड़ तक पहुंच गया, आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो क्या उन्हें मौत का आंकड़ा पता नहीं? बिल्कुल, वो 30 जानों को जाते हुए दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ से जब ट्रैक्टरों में भर भर के उनकी जो सामान हैं, जो बिस्तर हैं और यहाँ तक कि उनके जो कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, भगदड़ के बाद ट्रैक्टरों में भर भर के गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छः छः, सात सात, आठ आठ ट्रैक्टरों में भर भर के उनके सामान भी गए हैं। और तो और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन ट्रैक्टरों में लाशें भी उठाई गई हैं और ये चीज़ें किसी को पता नहीं चली। एक बड़ी न्यूज़ आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, जो कि अभी तक किसी मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है, कि उस रात केवल एक भगदड़ नहीं, दो दो भगदड़ हुई थी। और जो दूसरी भगदड़ है वो कहाँ हुई थी, मैं बताता हूँ आपको। तो गाइज, बात करते हैं दूसरी भगदड़ की। दूसरी भगदड़ प्रयागराज के ही झूसी इलाके में हुई, जो कि सबसे छुपाई गई। छुपाने की वजह ये रही कि एक भगदड़ से ऑलरेडी पूरे देश में हड़कंप मच गया। रात के 2 बजे थे जब ये भगदड़ हुई थी। और ये भगदड़ की वजह क्या रही? एक तरफ लोग सोए पड़े थे ज़मीन पे, क्योंकि वो स्नान करके थक चुके थे, इतना ज़्यादा पैदल चल के थक चुके थे। और उन्होंने सोचा कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो संगम की नोज़ होती है, उस पे वो मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। और वो वहीं इंतज़ार में सो गए थे। जबकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँच रहे थे, वो आउट ऑफ कंट्रोल होते चले गए। और उन्होंने जो बैरिकेड लगाया हुआ था रैपिड एक्शन फोर्स ने, आपको बताते हैं कि ये बैरिकेड आखिर लगाया क्यों गया था। बात करते हैं बैरिकेड आखिर क्यों लगाया गया था। बैरिकेड लगाने की ये वजह सामने आई है, क्योंकि वहाँ से जो 3 रास्ते बनाए गए थे, आपको जान के अचंभा होगा,
3 रास्ते, त्रिवेणी मार्ग, आम मार्ग और वीवीआईपी मार्ग। आपने पहली बार सुना होगा कि महाकुंभ में भी वीवीआईपी कल्चर पूरे शबाब पे चल रहा है, जबकि ये कितनी गलत बात है। एक आम जनता के साथ एक तरफ आप जनता को उनके हक देने की बात करते हैं। क्या आम जनता को हक नहीं है संगम पे स्नान करने का? क्या आम जनता को हक नहीं है उसी रास्ते पे चलने का, जब एक ही रास्ते पे 29 जनवरी की रात, जब एक ही रास्ते पे लोगों का आना और जाना दोनों हो रहा था, वहाँ पे वीवीआईपी मार्ग पे कोई नहीं था और वो बंद पड़ा था। और तो और मैं आपको बता दूं कि वीवीआईपी मार्ग आम मार्ग से चौड़ा भी बनाया गया था ताकि किसी भी वीवीआईपी को दिक्कत ना हो। तो गाइज, मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आप सनातन को इतना ऊपर रखते हो, अपने धर्म को इतना ऊपर रखते हो, अपने कल्चर को इतना ऊपर रखते हो, तो कल्चर में भेदभाव क्यों? आम आदमी के साथ भेदभाव क्यों? किसी नेता और आम आदमी में या वीवीआईपी में, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो कोई बड़ी शख्सियत हो, आप ये भेदभाव क्यों करते हैं? क्या उस मार्ग पे एक अलग रास्ता नहीं बनाया जा सकता था वहां से लौटने का? क्या उस मार्ग पे एक अलग रास्ता नहीं बनाया जा सकता कि आम आदमी पे चल के जा सके? तो अगर वो उस पे चल के जाते या आते तो दो रास्ते मिलते आम आदमी को, तो शायद ये भगदड़ होने से बच जाती। तो ये भगदड़ होने से बच जाती, मगर प्रशासन जो वहाँ का, वो फेलियर नज़र आया। और जब पब्लिक का, जब इतनी बड़ी भीड़ का वो सामना नहीं कर पाए, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई भीड़, तो उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया और बगल में जितने लोग सोए हुए थे उनको वो रौंदते हुए आगे बढ़ गए। और ना जाने कितने मासूमों की, कितने लोगों की जान चली गई। सिर्फ लोगों की जानें नहीं गई हैं, अगर आप देखोगे एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला कि लोग अपने जो रिश्तेदार हैं या कोई उनका मर गया उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये हमारी अगर बॉडी भी बिछड़ गई तो हमें अंतिम संस्कार करने को नहीं मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे भगदड़ की। सिर्फ एक भगदड़ नहीं मची है, वहाँ प्रयागराज में ही जस्ट 1-2 घंटे बाद झूसी इलाके में भी एक भगदड़ मची, जिसे अभी तक किसी मीडिया में नहीं दिखाया गया। और उसमें भी ना जाने कितनी मौतें हुई हैं, क्योंकि वहाँ से भी मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाता हूँ कि वहाँ से भी कितने भारी मात्रा में मलबा उठाया गया, जो लोगों का, चाहे वो लाश बोलिए, चाहे वो उनके कपड़े बिस्तर कुछ भी बोलिए, भारी मात्रा में ट्रैक्टरों में भर के वहाँ से भेजा गया। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ट्रैक्टर में लोगों की जो सामान है, बैग है, चप्पल जूते हैं या लाश भी कह सकते हैं, जेसीबी के जरिए उठाई जा रही है और ट्रैक्टरों में भेजी जा रही है। तो गाइस, अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं, अगर आप अपने फोर व्हीलर या किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं, तो अपना प्लान अभी के अभी कैंसिल कर दें। अगर आप बसों से जा रहे हैं या किसी भी वाहन का इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं प्रयागराज संगम इलाके में, तो अभी पिछले 4 या 5 दिन अभी नहीं जाएं। अगली आने वाली 4 या 5 तारीख तक इसे बंद कर दिया गया है और किसी भी गाड़ी को संगम के तट पर एंट्री नहीं मिल रही है और उन्हें बैरंग यू टर्न करके लौटाया जा रहा है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। मगर अभी आप बचना चाहते हैं या आप प्लान कर रहे हैं 5 फरवरी से पहले जाने का, तो कम से कम इसे 5 फरवरी तक टाल दें। अगर आप ट्रेन से भी जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जितना पहले चलना पड़ रहा था उससे कई ज़्यादा किलोमीटर और चलना पड़ेगा, क्योंकि जब छोटी मोटी जो गाड़ियां थी, जो ई रिक्शा था, जो बैलगाड़ियां थी या किसी भी तरीके की गाड़ी में
ट्रैक्टर में लोगों को वहां तक छोड़ा जाता था संगम के घाट पर, अब सब पे पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी तरह की कोई भी गाड़ी संगम तट के आसपास इलाके में नो पार्किंग, नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। और इस जो वीवीआईपी कल्चर को भी अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। मगर ये चीज़ें आखिर घटना होने के बाद ही क्यों होती है, इस पे बात करते हैं। क्या ये वीवीआईपी कल्चर पहले ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए था? क्या ये चीज़ों को, वीवीआईपी पास को पहले निरस्त नहीं किया जाना चाहिए था? अगर ये पहले निरस्त कर दिया जाता, ये मार्ग पहले खोल दिए जाते, तो ये भगदड़ की नौबत नहीं आती। आप कितना भी कह लो कि ये महाकुंभ को आयोजन करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मगर ये कहीं ना कहीं एक फेलियर भी नज़र आया सरकार का। बिल्कुल ये फेलियर ही है। आप फेलियर अगर तब नहीं होता जब आम मार्ग पे अगर ये घटना होती, तो आप कह सकते थे कि सबके लिए एक ही मार्ग है। मगर अगर आपने वीवीआईपी मार्ग बनाया है, तो ये घटना की निंदा जितनी भी की जाए उतनी कम है। तो आपसे ये एक बहुत बड़ी बात छुपाई गई कि उस रात सिर्फ इतनी कम जाने गईं, जबकि काफ़ी मात्रा में लोग अपने रिश्तेदारों को खोते हुए नजर आए। सास बहू को खोते हुए नजर आई, माँ बेटे को खोते हुए नजर आए, और खोया पाया विभाग भी उनकी कोई खास मदद नहीं कर पाया। और न जाने कितने लोगों ने अपने रिश्तेदारों को चाहे तो वो खो दिया, या उनकी जान चली गई, या वो लापता हो गए। ये कुंभ गए तो थे लोग मोक्ष प्राप्त करने, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, या उनके अपनों से बिछड़ने का आखिरी दिन होगा। तो आप कुंभ जा रहे हैं तो बिल्कुल जाएं, मगर जब आप में ताकत हो और ज़्यादा चलने की, या आप इन चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हैं, और उसके बाद आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, तो कम से कम 5 फरवरी तक ये यात्रा को टाल दें। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके घड़ियाली आंसुओं की। आपने देखा होगा कि सनातन की बात करने वाले, हमेशा सनातन को ऊपर रखने वाले, और सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, ये तीनों अपने मोर्चे पे फेल होते हुए नजर आए हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी का जो भाषण, जो मीडिया बाइट देखने को मिली, उसमें उन्होंने रोने की ऐसी गजब की एक्टिंग की कि देखने वाले भी दंग रह गए। कुछ भक्तों को जरूर ये लगा होगा कि ये इनको कितना अफसोस हो रहा है, ये सच में रो रहे हैं, मगर वो एक घड़ियाली आंसू ही थे। उन्होंने 25-25 लाख का जो ऐलान किया है, क्या वो 25 लाख से उनका वापिस आ सकता है परिवार? जो खोए हुए हैं वापिस आ सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, बल्कि शंकराचार्य जी, जो संतों के संत हैं, जो महापीठ हैं, उन्होंने ऐसी बात योगी जी के लिए कही है। योगी जी के लिए उनका बयान आया है, तो आपको सुनाते हैं वीडियो के जरिए कि उन्होंने योगी जी को क्या कहा। कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। पूरे दिन छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन, आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे
जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा। उन्होंने अपने देखा कि कैसे इस वीडियो में योगी जी को इस्तीफा देने के लिए कहा और कहा कि आपसे ये कुंभ नहीं संभल रहा तो छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कि ये जो जाने गई हैं उनके लिए एक दिन का उपवास तक नहीं रखा। क्या पैसे देने से किसी का परिवार वापस आ जाता है? और तो और उन्होंने आड़े हाथों मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी लिया है और उन सब की आलोचना करते हुए, ये आलोचना आपको लग रहा होगा कि उनके खिलाफ हमेशा से वो ही करते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। मोदी जी हों चाहे वो योगी जी हों, ये हर मोर्चे पे अभी नाकाम साबित हुए हैं और योगी जी के ये घड़ियाली आंसू बहुत कुछ कहते हैं। तो कामना करते हैं कि आगे आने वाला जो महाकुंभ का दिन है, महाकुंभ के जितने भी समय बाकी है, इसमें कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी और अच्छे तरीके से लोग स्नान कर पाएंगे। मगर आप अगर जाना चाहते हैं तो कृपया 5 फरवरी तक इसको टाल दें। मैं 5 फरवरी बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसको अभी मैं बताता हूँ आपको। वीडियो के साथ आप बने रहें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक ये वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि उन्हें भी प्रयागराज का अगर वो प्रोग्राम बना रहे हैं तो एक बार वो ज़रूर सोच लें, या वो अगर निकल चुके हैं तो वो आधे रास्ते से भी वापस लौट सकते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं बार बार 5 फरवरी का जिक्र क्यों कर रहा था। 5 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयागराज पहुँचने वाले हैं। उनको कुंभ में स्नान करना है और उनका जो कार्यक्रम है कुंभ में स्नान करने का, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो उसका अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि आज शाम तक जहाँ तक मुझे सुनने को मिल रहा था कि उनका ये प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो अव्यवस्था प्रयागराज में कुंभ में देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये डर भी सता रहा है कि उनके आने से अगर भीड़ और बढ़ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग वैसे ही ललायित रहते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए, तो यहाँ पे डबल मौका हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो और कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए मोदी जी विचार कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर मोदी जी जाते भी हैं तो वो ऐसे टाइम पे, ऐसी तारीख को जाएंगे कि वो जनता को खबर नहीं होगी और वो एक सरप्राइज़ होगा, या कहें तो एक ऐसे टाइम पे जाएंगे कि ऑडियंस को या जनता को या वहाँ पे जो भीड़ है उसको ये खबर नहीं होने वाली है कि कब मोदी जी आने वाले हैं। वहाँ पे बागेश्वर धाम की सरकार भी पहुँची हुई है और यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया कि जो कुंभ में नहीं आएगा, जो नहीं नहाएगा, वो देशद्रोही है। तो आप बताइए गाइज, क्या ये उनका ऐसा कहना सही है? क्या लोग अपने मन के हिसाब से नहीं चलते? क्या ये जोर ज़बरदस्ती है? तो क्या उनका ये कहना सही? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्या इस तरीके के बयान देश को बांटने वाले नहीं होते हैं? तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं या फिर और कोई बाबा हों और कोई, क्या इस तरीके के बयान देने चाहिए? आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। क्या इन पे रोक नहीं लगनी चाहिए? मगर रोक लगेगी और लगाएगा भी तो कौन? क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ये भी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं और बाकी लोगों को शायद ये इंसान नहीं समझते हैं। तो गाइज़, आपके लिए ये जानकारी कैसी रही और कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप महाकुंभ जाने का सोच रहे हैं तो कम से कम 5 जनवरी तक इस प्रोग्राम को टाल दें
उसके बाद आपका कुंभ में जाना सही रहेगा, क्योंकि तब तक के लिए गाड़ियां जो हैं वो भी खोल दी जाएंगी और वहाँ जो नो पार्किंग नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है वो भी ठीक कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पे काफ़ी कुछ वर्क हो रहा है, काफ़ी काम चल रहा है। उम्मीद है जल्दी से जल्दी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, मगर ये जो घटना हुई है इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है और इसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। तो उम्मीद है सरकार आगे आने वाले टाइम में इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए बड़े कदम उठाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सिक्योरिटी और वहाँ जाने वाले मार्गों पर ध्यान देगी, क्योंकि जो कुछ लोग हैं, मतलब वहाँ जो लोग दर्शन स्नान करने को जा रहे हैं वो सिर्फ संगम नोज पे स्नान करना चाहते हैं। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्नान तो स्नान है, तो आप संगम नोज की तरफ ना जाएं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो अप्रिय घटना घटी है उसके लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संगम नोज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों एक जगह मिलते हैं उस एरिया को संगम नोज कहा जाता है। कुछ लोग वहाँ स्नान के लिए ललायत थे और हैं और रहेंगे भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ स्नान करने से ज़रूर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मुझे लगता है ये फल उतने ही नॉर्मल तट पे भी मिलेगा और संगम नोस पे भी मिलेगा। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और जितने भी कुंभ जाने वाले यात्री हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए, सही रास्ता मिल पाए। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरीके के वीडियो से वंचित रह जाएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार यूं ही देते रहिए। नमस्कार।